हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 5 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ये कई बार पूछा गया है। 2015, 2017, 2018 और 2019-20 के विंटर में भी ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है आपका स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड, यानी कि स्टोक का नियम और सीमांत वेग से रिलेटेड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे आया। सबसे पहले देखिए 2015 और 2017 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है 5 मार्क्स में। स्टोक का नियम लिखिए। स्टोक के नियम का प्रयोग करते हुए किसी द्रव के श्यानता गुणांक हेतु व्यंजक का निगमन कीजिए, यानी कि राइट स्टोक्स लॉ। यूजिंग स्टोक्स लॉ ड्राइव फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एनी लिक्विड। 5 मार्क्स में, यानी सेक्शन सी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा है जो 2018 के विंटर में पूछा गया है। क्या है ये? स्टोक का नियम क्या है? सीमांत वेग के लिए स्टोक सूत्र का उपयोग करके सूत्र निकालिए, यानी व्हाट इज स्टोक्स लॉ। विद द हेल्प ऑफ स्टोक्स फार्मूला फाइंड द फार्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, और यही क्वेश्चन 2019-20 के विंटर में आया है अलग तरीके से। देखिए कि स्टोक का नियम लिखिए और किसी द्रव की श्यानता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। यह आया है 3 मार्क्स में। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो 2019-20 में 3 मार्क्स का आया है, इसमें 2 क्वेश्चंस कंबाइंड हैं कि स्टोक का नियम लिखिए और किसी द्रव की श्यानता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो किसी द्रव की श्यानता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई है, और वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा। वो वीडियो श्यानता गुणांक तथा श्यानता पर ताप का प्रभाव नाम से है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि स्टोक का नियम क्या है, यानी व्हाट इज स्टोक्स लॉ। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि स्टोक सीमांत वेग के लिए स्टोक सूत्र का उपयोग करके सूत्र कैसे निकालते हैं। ठीक है, और स्टोक के नियम का उपयोग करते हुए किसी द्रव के श्यानता गुणांक के लिए व्यंजक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें स्टोक का नियम क्या है। अब देखिए, जो साइंटिस्ट स्टोक थे उन्होंने एक लॉ दिया था। किस चीज के लिए दिया था? उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई एक स्मॉल स्फेरिकल बॉल, यानी एक छोटी सी गोली, अगर किसी विस्कस मीडियम में गिरे, ठीक है, तो उस पर जो विस्कस फोर्स काम करेगा, श्यान बल लगेगा, उसका अमाउंट कितना होगा। ठीक है, देखिए होता क्या है, जब आप कोई गोली किसी शांत द्रव में गिरती है तो ये क्या करती है, उसकी परतों को नीचे की ओर खींचते हुए नीचे को जाती है। ठीक है, तो परतों, जो द्रव की परतें हैं, उनके बीच में एक रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक मोशन, वो सारी परतें मोशन की स्टेट में आ जाती हैं। ठीक है, तो आपको बताया था मैंने कि श्यानता होता क्या है। श्यानता कौन सा गुण है द्रव का? कि द्रव की परतों के बीच में जो आपेक्षिक गति होती है, उस गति का विरोध करने के लिए एक बल उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। अब जैसे ही गोली उस द्रव की परतों को खींचती हुई, धक्का देते हुए नीचे की तरफ बढ़ती है, तो सबसे नीचे वाली परत, जो द्रव की सबसे नीचे वाली परत होगी, वो तो रेस्ट की पोजीशन में बनी रहेगी, लेकिन उसके ऊपर की वाली सारी परतें मोशन की स्टेट, यानी गति की अवस्था में आ जाएंगी। ठीक है, और वो उन परतों के बीच में एक श्यान बल वर्क करेगा। ठीक है, और वो बल उस गोली पर लगेगा। जो स्फेरिकल बॉल उस द्रव में गिरी है, उस गोली पर वो बल कार्य करेगा, और वो बल कहाँ की ओर काम करेगा? वो बल काम करेगा ऊपर की ओर, और उस बल को हम नाम देते हैं विस्कस फोर्स, यानी कि श्यान बल। ठीक है, आ गया होगा ये आपको समझ में कि जैसे ही कोई स्फेरिकल बॉल किसी श्यान द्रव में, यानी विस्कस मीडियम में गिरती है, तो द्रव की परतों के बीच में एक विस्कस फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, जो उस गोली पर काम करता है ऊपर की ओर को। ठीक है, और इसका मान कितना होता है, ये स्टोक ने बताया था। देखिए ये स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, एग्जाम में लिखने को आता है, तो आप क्या लिखेंगे? स्टोक का नियम लिखेंगे। स्टेटमेंट सीधा सीधा यही लिख लीजिए तो बेटर है। ठीक है, स्टोक ने यह सिद्ध किया कि यदि स्मॉल आर त्रिज्या की एक सूक्ष्म गोली किसी अनंत विस्तार वाले पूर्णतः समान श्यान माध्यम में, समान यानी कि होमोजीनियस, एक समान हो, जो श्यान माध्यम यानी विस्कस मीडियम, और श्यान माध्यम क्या हो सकता है? द्रव या गैस भी हो सकती है। ठीक है, मैं किसी वेग v से गति करे तो इसकी गति का विरोध करने के लिए माध्यम
द्वारा गोली पर आरोपित शान बल जो होगा वो किसके बराबर होता है, एफ वी, सफिक्स में वी लिखा है, इस वी का मतलब क्या है, विस्कस, और एफ का मतलब फोर्स, विस्कस फोर्स यानी शान बल। ठीक है, एफ वी बराबर कितना होता है, 6 पाई ईटा आर वी। आ गया समझ में? यानी कि स्मॉल आर त्रिज्या की एक स्फेरिकल बॉल अगर आपके किसी होमोजीनियस विस्कस मीडियम में फॉल कर रही है और वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, तो उस मीडियम द्वारा, उस विस्कस मीडियम द्वारा उस बॉल पर एक बल यानी एक फोर्स वर्क करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और उसका अमाउंट कितना होगा, एफ वी इक्वल्स 6 पाई ईटा आर वी। और ईटा क्या है, ईटा है उस माध्यम का शांता गुणांक, यानी ईटा इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दैट मीडियम। अब देखिए यहां पर मैंने ये स्टेटमेंट इंग्लिश में भी लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे कहा जाए कि स्टोक का नियम प्रूफ कीजिए, तो देखिएगा आपको अपनी बुक में कहीं पर अलग से कोई डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए वैसे नहीं दिया गया होगा, उसका एक अलग तरीका दिया होगा, विमीय विधि के द्वारा आपको ये सूत्र मिलेगा। ठीक है, यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से आप एफ वी इक्वल 6 पाई ईटा आर वी का फॉर्मूला अचीव कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए एग्जाम में जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन लिखे हुए दिखाए उसमें ये नहीं पूछा है कि स्टोक के नियम को सिद्ध कीजिए। अगर कभी ऐसा आता है कि स्टोक के नियम को सिद्ध कीजिए, या फिर ऐसा आता है कि किसी माध्यम में किसी गोली पर कार्य करने वाला शान बल एफ जो है उसके लिए सूत्र निकालिए, ठीक है, तो तब आप ये काम करेंगे जो अब मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है, अदरवाइज जो अभी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें अभी तक केवल हमने स्टोक का नियम वाला पार्ट जो लिखा है केवल अभी उतना ही लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि स्टोक के नियम को हम प्रूफ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है प्रूफ ऑफ स्टोक्स लॉ। ठीक है, अब देखिए जो शान बल है विस्कस फोर्स, एक अब आप चलिए आप ये मान लीजिए कि एक स्फेरिकल बॉल है, उसे आपने एक विस्कस मीडियम में गिराया। अब आपको कुछ चीजें पता हैं, आपको पता है कि माध्यम का शांता गुणांक ईटा है, और आपको ये पता है कि उस स्फेरिकल बॉल की गोली की त्रिज्या स्मॉल आर यानी रेडियस स्मॉल आर है, और वो वी वेलोसिटी से नीचे जा रही है, और उस पर लगने वाला फोर्स एफ है। अब आपको ये नहीं पता है कि एफ ईटा आर वी इनमें क्या रिलेशन है, यानी क्या संबंध है। आपको सिर्फ इतना पता है कि गोली उस शान माध्यम में गिर रही है तो उस पर एक बल काम कर रहा है एफ, और दूसरे डाटा आपके पास क्या है, आपके पास दूसरे डेटा सिर्फ ये हैं कि उसकी आपको मीडियम का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता है, रेडियस पता है, और वेलोसिटी पता है स्फेरिकल बॉल की। ठीक है, तो आप क्या लिखते हैं कि माना शान बल एफ माध्यम के शांता गुणांक ईटा की घात ए पर, गोली की त्रिज्या आर की घात बी पर, तथा गोली के वेग स्मॉल वी की घात सी पर निर्भर करता है। ये मान लेते हैं हम। अगर आपने विमीय विधि से भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करने वाला मेरा वीडियो देखा है तो उसमें आपने ये एप्लीकेशन जरूर देखा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जो विमीय विधि के द्वारा विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य सूत्र स्थापित करने वाला क्वेश्चन होता है, वो एग्जाम में कभी रेयरली 1 या 2 बार कभी पूछा भी गया है। ठीक है, तो अभी हम इसकी बात कर लेते हैं कि ये जो विस्कस फोर्स है एफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ईटा की पावर ए के, स्मॉल आर की पावर बी के, और स्मॉल वी की पावर सी के। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाया है। अभी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन मैं हटा देती हूं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, एक कांस्टेंट कैपिटल के। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे हम इक्वेशन 1। तो अब देख लीजिए, अब क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों की जो अभी मैंने आपको इक्वेशन लिख के दिखाई उसमें दोनों पक्षों की यानी दोनों साइड्स की डायमेंशन लिख लेंगे, विमाएं लिख लेंगे। तो इस साइड क्या था, आपका फोर्स था। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, देखिए फोर्स और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं आपकी बुक में उसकी डायमेंशन जरूर याद कर लीजिएगा, 5 मार्क्स में जरूर आता है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स की डायमेंशन होती है mL/-2, ब्रैकेट लगा देंगे, इक्वल्स के यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी। उसके बाद पहला था आपका शांता गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसकी डायमेंशन क्या होती है, हमने प्रीवियस वीडियो में डायमेंशन निकाली थी, वो आई थी mL/-1 T/-1, होल ब्रैकेट लगाएंगे की पावर ए। फिर कैपिटल एल किसके लिए यूज करेंगे, त्रिज्या लिखा था, त्रिज्या के लिए क्या होगी डायमेंशन, कैपिटल एल, उसकी पावर बी। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए क्या होती है, वेग, वेग की विमा क्या होती है, L T/-1,
ठीक है, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT⁻⁻1 होल रेस पावर c। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा MLT⁻2 लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल्स k, और राइट हैंड साइड में देखिए m की पावर को ऐड कर लेंगे। m की पावर क्या है यहाँ पर -a, ठीक है, लिख लेंगे, सॉरी इसकी पावर m की पावर क्या है a, ठीक है, a लिख लिया। अब दूसरे में देखिए l की पावर इस ब्रैकेट की इससे क्या आई -1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे -a, दूसरे ब्रैकेट में क्या है इसकी पावर l की पावर b, तो -a + b, और तीसरी पावर क्या हो जाएगी इस ब्रैकेट में देखिए l की पावर है c। देखिए आपको पता है समान आधार होते हैं तो घातें जुड़ जाती है ना, तो l लिखा है तो इसकी पावर -a + b + c, ठीक है, और तीसरा देखिए t की पावर है -a और यहां से -c, ठीक है। अब दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करेंगे, यानी कि ऑन कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स व्हाट वी विल गेट। देखिए यहाँ पर m की पावर को कंपेयर कीजिए तो a यहाँ पर a लिखा है और यहाँ पर m की पावर क्या है 1, तो a इक्वल्स कितना आ जाएगा 1। दूसरा देखिए l की पावर, देखिए l की पावर यहाँ है -a + b + c, और इधर क्या है l की पावर 1, तो यहाँ पर लिख लेंगे -a + b + c = 1। अब -a के प्लेस पर मैं a की वैल्यू रख दूंगी -1, तो यहाँ पर से मेरे को देखिए अभी मैं ये वैल्यू, चलिए इसको अभी छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हमें c की भी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ देखिए तीसरे में देखिए -a, t की पावर क्या है यहाँ -a - c, ठीक है, और इस साइड क्या है -2, तो -a - c इक्वल्स कितना आ जाएगा -2, ठीक है। तो यहां से देखिए कितना आ जाएगा a + c = 2 लिख सकते हैं आप इसको चाहे तो, ठीक है, और फिर उसके बाद a की वैल्यू यहां से रख दीजिए 1, ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करेंगे 1, ठीक है। अब इस c की वैल्यू और इस a की वैल्यू जो 1 1 आई है उसको इस वाले में पुट अप कर दीजिए, तो आपको b की वैल्यू भी 1 ही मिलेगी, यानी जो पावर हमने लिखी थी ईटा की पावर a वो 1 आई, स्मॉल r की पावर जो b लिखी थी वो भी 1 आई, और c की पावर जो हमने v की पावर c लिखी थी वो भी हमारी 1 आई है। तो इस a b c का मान उस समीकरण 1 में रख देंगे, इक्वेशन 1 में पुट करने पर आपको क्या मिल जाएगा, f = k ईटा की पावर 1 r की पावर 1 v की पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पर तक ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है लगभग, बस एक चीज की कमी है, ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए एक्सपेरिमेंट से जो ये k है इसकी वैल्यू निकल के आई थी साइंटिस्ट के द्वारा, k आई थी 6 पाई, ठीक है, तो इसको आप इसमें पुट अप कर देंगे तो मिल जाएगा f = 6 पाई ईटा rv। तो देखा आपने, हमें यहाँ पर विस्कस फोर्स की वैल्यू मिल चुकी है, विस्कस फोर्स इक्वल्स कितना आ गया 6 पाई ईटा rv, ठीक है। तो हालांकि ये जो क्वेश्चंस अभी मैंने 3 आपको दिखाए थे उन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था कि स्टोक के नियम को सिद्ध कीजिए। अगर कभी स्टोक के नियम को सिद्ध करना आता है तब आप ये बीच वाला, ये जो विमी विधि वाला डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से मैंने ये रिलेशन ऑब्टेन किया तब ये काम करेंगे, वरना ये पोर्शन जो मैंने ये ब्रैकेटेड एरिया में रखा हुआ है ये आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज हम क्या लिख लेंगे, स्टोक का नियम लिख लेंगे। अब दूसरी चीज हमें क्या बतानी है, दूसरा एक क्वेश्चन में पूछा था कि सीमांत वेग की गणना कीजिए स्टोक के सूत्र की सहायता से, यानी आपको स्टोक का नियम यूज करना है और उसकी सहायता से आपको टर्मिनल वेलोसिटी को निकालना है, ठीक है। तो एक्चुअली ये सीमांत वेग यानी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, ये किसे कहते हैं। देखिए किसी शान माध्यम में मुक्त या स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड या वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम स्थिर वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या है इसकी डेफिनेशन, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, देखिए इट इज मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हाइल फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कस मीडियम, ठीक है। तो देखिए होता ये है, अभी मैंने आपको बताया था कि जब एक स्फेरिकल बॉल किसी विस्कस मीडियम में गिरती है तो आपको क्या पता लगा कि उस पर क्या बल काम करता है, एक विस्कस फोर्स काम करता है। देखिए शुरू में तो बॉल जो है अपनी स्पीड से गिरती है, उस पर ग्रेविटी वर्क करती है तो उसकी स्पीड बढ़ने लगती है। देखिए उस पर उस समय लगभग 3 तरह के बल काम करते हैं। चलिए हम इसे अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट पेज में ही देखते हैं। देखिए ये आई बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो नेक्स्ट पेज मैंने आपके सामने ओपन किया है, सीमांत वेग की गणना या फिर स्टोक के नियम द्वारा शांता गुणांक की गणना। अब देखिए वहां पर आपको सीमांत वेग यानी टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, तो जो जस्ट पहले अभी मैंने आपको बताई वो आप लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए टर्मिनल वेलोसिटी को हम स्टोक्स के लॉ के थ्रू कैसे निकालेंगे वो देखते हैं,
ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया आपको कि जब भी कोई एक छोटी गोलाकार बॉल, स्फेरिकल बॉल को आप किसी होमोजीनियस विस्कस मीडियम में यानी कि पूर्णतः समान शान माध्यम में गिराते हैं तो उस बॉल पर 3 तरह के बल काम करते हैं। ठीक है, कौन कौन से बल काम करते हैं देखिए, यहाँ पर ये मैंने वाटर दिखाया है ब्लू लाइन से, ये एक स्फेरिकल बॉल है पिंक कलर से। ठीक है, अब देखिए पहला, जब वो बॉल गिरती है विस्कस मीडियम के अंदर तो उस पर 3 तरह के फोर्स काम करते हैं। पहला फोर्स, उसका वस्तु या गोली का भार, वेट, ऊर्ध्वाधरतः नीचे की ओर। ये जो W लिखा है ना, ये है इस स्फेरिकल बॉल का वेट, और ये कहाँ की ओर को काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब आपको पता है न्यूटन का अगर सेकेंड लॉ पढ़ा है तो फोर्स इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन, और W बराबर क्या होता है, वेट इक्वल्स मास इंटू ग्रेविटी, mg, है ना। तो मास इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो देखिए फोर्स इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन जब आप कहते हो और W बराबर mg जब कहते हो, तो आप समझ सकते हैं कि फोर्स जो है, जो वेट आपका है वो लगभग फोर्स के ही इक्विवेलेंट है। ठीक है, जो भार है, वस्तु का भार, वो उसके बल के ही बराबर है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब वस्तु शान माध्यम में गिरती है तो उस पर 3 बल काम करते हैं। पहला बल उनमें से क्या है, वस्तु का भार W, ऊर्ध्वाधरता है नीचे की ओर, वेट ऑफ द स्फेरिकल बॉडी और ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा फोर्स क्या काम करता है इस पर, दूसरा फोर्स जो मैंने जस्ट पहले अभी आपको बताया था, दूसरा फोर्स उस पर वर्क करता है विस्कस फोर्स, Fv, विस्कस फोर्स ऊपर की ओर। मैंने कहा था ना, जब आप की स्फेरिकल बॉल इस लिक्विड में, ये जो शान माध्यम है उसमें गिरती है तो वो ऊपर की परतों को में एक हलचल उत्पन्न कर देती है, जिसकी वजह से ये जो परतें हैं वो उस बॉल पर एक विस्कस फोर्स लगाती हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी शान बल लगाती हैं ऊपर की ओर, Fv। तो Fv फोर्स कहाँ की ओर को लगता है, ऊपर की ओर। ठीक है, 2 फोर्स हो गए। अब तीसरा फोर्स क्या होता है, देखिए आपने छोटी क्लासेस में उत्प्लावन बल पढ़ा होगा, थ्रस्ट, बॉयंट फोर्स। ठीक है, तो बॉयंसी जो होती है, यानी उत्प्लावन बल जो होता है वो वस्तु पर लगता है जब आप वस्तु को पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबाते हैं। ठीक है, तो इस वस्तु पर जो ये शान माध्यम के अंदर गई है, जो कि या तो शान माध्यम कैसा होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, है ना। तो इस पर तीसरा बल कौन सा काम कर रहा है, इस वस्तु पर तीसरा बल काम कर रहा है उत्प्लावन बल ऊपर की ओर। ठीक है, यानी थ्रस्ट फोर्स, अपवर्ड थ्रस्ट भी कह सकते हैं, ड्यू टू बॉयंसी इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब आपने पढ़ा होगा कि वस्तु जब किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबाया जाता है तो वो अपने द्वारा विस्थापित पानी के बराबर उस पर एक बल लगता है ऊपर की ओर। यानी वस्तु को आपने पानी में डुबाया, जिस भी लिक्विड में डुबाया, वो वस्तु जितना पानी हटाएगी, उस पानी का जितना वेट होगा, वो पानी उस वस्तु पर उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगी। ठीक है, तो तीसरा फोर्स क्या हुआ, उत्प्लावन बल ऊपर की ओर। और उत्प्लावन बल किसके बराबर होगा इस पर, वस्तु द्वारा स्थापित द्रव के भार के बराबर। यानी ये स्फेरिकल बॉल जितना पानी हटाएगी, जितना द्रव हटाएगी, उस लिक्विड का जितना वेट होगा, उस लिक्विड के वेट के बराबर इस स्फेरिकल बॉल पर एक फोर्स वर्क करेगा ऊपर की दिशा में। ठीक है, आशा है समझ गए होंगे आप। फिर से बताती हूँ, तीसरा फोर्स था थ्रस्ट, अपवर्ड थ्रस्ट ड्यू टू बॉयंसी, और वो किसकी इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट स्फेरिकल बॉल। ठीक है, तो जब भी इस पूर्णतः समान शान माध्यम में कोई छोटी गोली गिरती है तो उस पर 3 तरह के बल काम करते हैं। उसका भार ऊर्ध्वाधरता है नीचे की ओर, दूसरा शान बल ऊपर की ओर, और तीसरा उत्प्लावन बल ऊपर की ओर। ठीक है, पहला फोर्स वर्क करेगा वेट ऑफ द बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सेकंड विस्कस फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, और तीसरा फोर्स वर्क करेगा थ्रस्ट ड्यू टू बॉयंसी इन अपवर्ड डायरेक्शन। देखिए ये चीज इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा और इसे अपनी नोटबुक में नोट भी करते रहिए। ठीक है, देखिए मोशन की डायरेक्शन मैंने ये दिखाई है पिंक कलर से। मोशन गति जो हो रही है बॉल की वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, और इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन, एक फोर्स नीचे लग रहा है, बाकी के 2 फोर्स ऊपर का लग रहे हैं। ठीक है,
अब देखिए होता क्या है, जैसे ही ये बॉल शांत माध्यम में गिरती है वैसे ही ग्रेविटी के कारण यानी गुरुत्व के कारण गोली का वेग क्या होता है, लगातार बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब गोली का वेग बढ़ रहा है यानी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो आपने वहां अभी देखा था, अभी देखिए मैंने आपको विस्कस फोर्स बताया था। विस्कस फोर्स F बराबर कितना था, 6 पाई ईटा आर वी, है ना। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि F किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विस्कस फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के, है ना। तो अब मैं क्या कह रही हूं, जैसे ही विस्कस मीडियम में शांत माध्यम में गोली गिरती है तो ग्रेविटी के कारण यानी नीचे से जो अर्थ ग्रेविटी है उसके कारण इस गोली का वेग लगातार बढ़ता जाता है। और सोचिए ये वेलोसिटी v अगर बढ़ रही है तो विस्कस फोर्स भी तो उस पर ऊपर की ओर को बढ़ेगा, है ना। तो यानी कि जैसे जैसे गोली का वेग बढ़ता जाएगा उस पर लगने वाला शान बल जो ऊपर की ओर लग रहा है वो भी बढ़ता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जबकि इस बॉल पर लगने वाले ऊपर की ओर लगने वाले दोनों बलों का योग नीचे वाले बल के बराबर हो जाएगा। यानी एक कंडीशन ऐसी पहुंच जाएगी जहां पर ये थ्रस्ट फोर्स, अपवर्ड थ्रस्ट और विस्कस फोर्स का सम उस वस्तु के वेट, उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल हो जाएगा। यानी एक कंडीशन ऐसी रीच हो जाएगी जहां Ft प्लस Fv विल बी इक्वल टू हो जाएगा W। कहने का मतलब है इस बॉल पर ऊपर की ओर लगने वाला बल नीचे की ओर लगने वाले बल के बराबर हो जाएगा। यानी वस्तु पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। वस्तु पर कुल बल कितना हो जाएगा, 0। अब जरा न्यूटन के सेकंड लॉ को फिर से ध्यान में लाइए। देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ बहुत छोटा है लेकिन बहुत काम का है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा, वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना है, 0 है। यानी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट स्फेरिकल बॉल इज 0। किस कंडीशन में, मैंने कहा कि एक कंडीशन ऐसी अचीव हो जाएगी जब ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कुल फोर्स कितना लग रहा होगा, 0। अब देखिए न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है, फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, F इक्वल्स ma। अब इसमें मैं क्या कह रही हूँ, फोर्स को क्या रख दिया मैंने, 0। कुल बल कितना कह रही हूँ मैं, 0। अगर F 0 है तो क्या होगा, F 0 होगा तो ma बराबर 0 हो जाएगा, है ना। ma बराबर 0 है, दो राशियों का, दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है तो इसका क्या मतलब है, या तो m 0 होगा या a 0 होगा। अब वस्तु का द्रव्यमान यानी मास तो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो कौन सी चीज 0 होगी, उसका एक्सिलरेशन। ठीक है, क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान यानी मास 0 नहीं हो सकता इसलिए एक्सिलरेशन 0 हो जाएगा। और एक्सिलरेशन की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, उसे क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सिलरेशन। यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखते हैं तो a बराबर होता है dv बाई dt, है ना। dv का मतलब होगा वेग में परिवर्तन बट्टे ये क्या है, सूक्ष्म समयांतराल, वेग परिवर्तन बट्टे समय, इसी को तो त्वरण कहते हैं। तो a को हम क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt। और dv अपॉन dt किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो देखिए dv अपॉन dt अगर 0 है तो देखिए यानी क्या कर रहे हैं आप, d बाई डी टी ऑफ v किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, अगर किसी क्वांटिटी का आप डिफरेंशिएशन किसका निकाल रहे हैं, d बाई डी टी ऑफ v, डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, v का, टाइम के रिस्पेक्ट में। dv बाई dt अगर 0 है तो डिफरेंशिएशन आपने पढ़ी होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन अगर 0 होता है तो वो क्वांटिटी क्या होती है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब v बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। देखिए मैथमेटिक्स जो है फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है जिसकी सहायता से आप डेरिवेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मैथमेटिक्स है उसको आप यहाँ पर फिजिक्स में जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे आपने dv बाई dt यूज किया एक्सेलरेशन के लिए, dv बाई dt, ठीक है, और इसका इक्वल्स 0 था तो इसने ये क्या आपको महत्वपूर्ण क्या निष्कर्ष दिया, इसने बताया आपको कि इसका मतलब है v कांस्टेंट होगा। अब देखिए इसकी भौतिक व्याख्या कैसे करेंगे। मैंने जब आपसे कहा कि उस स्फेरिकल बॉल पर जो 3 फोर्स लग रहे हैं, ऊपर की ओर लगने वाले दोनों फोर्स नीचे की ओर लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाएंगे, यानी नेट फोर्स क्या है, 0। और नेट फोर्स जब 0 है तो हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी कैसी होगी उसकी, कांस्टेंट। इसका मतलब जब वस्तु स्फेरिकल बॉल किसी विस्कस मीडियम में गिरती है तो कुछ समय बाद एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब वस्तु का वेग
यानी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो यही मैक्सिमम वेलोसिटी, जो कांस्टेंट वेलोसिटी हमें मिली है, दैट मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी इज टर्म्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ दैट स्फेरिकल बॉडी। ठीक है, यानी यही जो अधिकतम स्थिर वेग है, इसी को हम उस गोलाकार वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से लिख दिया है आपके लिए। ठीक है, अगर आपको ये इसके नोट्स का प्रिंट चाहिए, इसकी कॉपी चाहिए, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा अगर आपको ये नोट्स देखने हैं तो। ठीक है, अच्छा, इसका डेरिवेशन आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम क्या मान लेते हैं, माना गोली के पदार्थ का घनत्व क्या है, रो है, यानी कि लेट अस एज्यूम डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फेरिकल बॉडी इज रो। ठीक है, और दूसरा ले लेते हैं गोली की त्रिज्या ले लेते हैं, दैट इज स्मॉल आर, और तीसरा ले लेते हैं शान माध्यम का घनत्व, यानी जिस मीडियम में वो बॉल गिर रही थी उस मीडियम, उस विस्कस मीडियम की डेंसिटी को ले रहे हैं सिग्मा। तो रो किसकी डेंसिटी है, रो है इस स्फेरिकल बॉल के मटेरियल की डेंसिटी, और आर क्या है, उस स्फेरिकल बॉल की रेडियस, और जो ईटा है वो क्या है, वह है उस विस्कस मीडियम का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूं, रो है गोली के पदार्थ का घनत्व, स्मॉल आर है गोली की त्रिज्या, सिग्मा है शान माध्यम का घनत्व, और ईटा है उस शान माध्यम का शांता गुणांक। अब देखिए, इसका डेरिवेशन बहुत टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। आपको सिर्फ एक मेन चीज वो ध्यान में रखनी थी कि ऊपर की ओर लगने वाले दो फोर्स कौन से, Ft और Fv, और नीचे की ओर लगने वाला फोर्स है W। तो आपको ये कंडीशन ध्यान में होनी चाहिए कि Ft प्लस Fv को आपको किसके बराबर लिखना है, W। अब आपको Ft की वैल्यू क्या होगी, Fv की वैल्यू क्या होगी, और W की वैल्यू क्या होगी, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब Fv तो आपको पता है स्टोक के नियम की सहायता से 6 पाई ईटा RV है। अब आपको दो चीजें जाननी है, Ft और W। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं W कितना होगा, यानी कि उस गोली का वास्तविक भार क्या होगा, ट्रू वेट ऑफ स्फेरिकल बॉल क्या होगा। अब W बराबर, जैसे मैंने आपको बताया था, W का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल mg, यानी द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, मास। अब मास के जगह पर हम किसको लाने वाले हैं, हम घनत्व को लाने वाले हैं और आयतन को लाने वाले हैं। ठीक है, यानी डेंसिटी और वॉल्यूम को लाने वाले हैं यहाँ पर m की जगह पर। ठीक है, अब आपने एक बहुत पॉपुलर फॉर्मूला पढ़ा होगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन, यानी कि डेंसिटी इक्वल्स मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी है आपकी, डेंसिटी को आपने, गोली की डेंसिटी क्या थी, अभी मैंने जस्ट प्रीवियस पेज में आपको दिखाई थी, डेंसिटी हमने लिखी थी रो, तो यहाँ पे लिखेंगे रो इक्वल्स स्मॉल m अपॉन v। रो क्या है, डेंसिटी है, m है वो मास, और v है वॉल्यूम। तो यहां से m मास लिखेंगे तो मास कितना आ जाएगा, मास m बराबर आ जाएगा रो इंटू v। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे m के प्लेस पर रो इंटू v, यानी घनत्व गुणा आयतन गुणा g। ठीक है, अब देखिए ये जो घनत्व है रो, ये तो वैसा ही रहेगा, लेकिन ये जो v है, ये आपको v दिख रहा है ना, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम किसका है, ये स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम है, यानी गोली का आयतन। और किसी गोले का आयतन आपने मेंसुरेशन में क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, तो उसे रिकॉल करिए जरा, वो क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, किसी गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम के प्लेस पर मैंने उस गोली का आयतन लिख दिया 4/3 पाई r क्यूब, ब्रैकेट क्लोज, रो g। ठीक है, तो इसको हम अच्छे ढंग से लिख लेंगे, तो इसे लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब रो g, इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज हमें क्या पता होनी चाहिए थी, कहा मैंने, W हो गया। अब Ft निकालते हैं, थ्रस्ट। ठीक है, जो उत्प्लावन बल ऊपर की ओर काम कर रहा था, अपवर्ड थ्रस्ट ड्यू टू बॉयंसी या बॉयंट फोर्स, Ft, उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा था, जब वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर एक भार उस पर एक बल ऊपर की ओर को काम करता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, और वो किसके बराबर होता है, वो उस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यानी जो अब आपकी स्फेरिकल बॉल उस मीडियम में गई, उस पानी के अंदर गई, तो जितना पानी उस बॉल ने हटाया होगा, वो पानी का, जितना पानी उसने हटाया था, उस हटाए गए पानी के भार के बराबर उस बॉल पर उस स्फेरिकल बॉल पर एक फोर्स वर्क करेगा ऊपर की ओर। ठीक है, तो आया इस चीज समझ में, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कि जो ये अपवर्ड थ्रस्ट होगा ये किसके बराबर होगा,
वो होगा गोली द्वारा विस्थापित माध्यम के भार के बराबर। ठीक है, तो यानी कि इट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द मीडियम डिस्प्लेस्ड बाय स्फेरिकल बॉल। तो अब आपको क्या चाहिए कि उस गोली ने आखिर कितना मीडियम डिस्प्लेस किया होगा। ठीक है, उसका तो उस विस्थापित माध्यम का भार आपको निकालना है। तो आपको भार चाहिए, ठीक है, वेट चाहिए। तो यहाँ पर एफ टी बराबर किसके बराबर होगा, डब्ल्यू डैश के बराबर, भार यानी वेट के बराबर, वेट डैश। और ये वेट कौन सा वेट है, उस स्फेरिकल बॉल ने जितना लिक्विड मीडियम को डिस्प्लेस किया था, जितना विस्कस मीडियम को डिस्प्लेस किया था, उसका वेट है ये। ठीक है, तो वेट डब्ल्यू डैश बराबर, डब्ल्यू बराबर क्या होता है mg। अब देखिए वहां पर mg लिखा था, यहाँ पर मास को कुछ g तो सेम रहेगा सभी के लिए, तो ये 9.8 ही लेके चलते हैं अर्थ के किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए। तो m की जगह पर m डैश रख लेते हैं, क्योंकि विस्थापित द्रव यानी डिस्प्लेस्ड जो मीडियम होगा उसका मास अलग हो सकता है। ठीक है, m डैश। ठीक है, अब m डैश के प्लेस पर ये द्रव्यमान है। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, अभी जस्ट पहले मैंने आपको बताया था, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन होता है ना, यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ठीक है, अब डेंसिटी क्या होगी, अब देखिए ये मास किसका, ये वेट कौन सा वेट था, विस्थापित माध्यम का, है ना। तो विस्थापित माध्यम यहाँ पर क्या था, विस्थापित माध्यम वो विस्कस मीडियम था। उस विस्कस मीडियम का हमने मास लिखा है, यहाँ पर डब्ल्यू डैश लिखा है, डब्ल्यू डैश को हमने एम डैश जी लिख दिया है। तो ये एम डैश मास किसका हुआ, मास उसी विस्थापित माध्यम का भार है, मास है। ठीक है, तो ये इसका जब हम घनत्व लेंगे तो ये घनत्व किसका लिया जाएगा, घनत्व लिया जाएगा उस विस्कस मीडियम का, है ना। देखिए पहले वाले केस में जो घनत्व था वो किसका था, वहां पर स्फेरिकल बॉल का था। यहाँ पर जो ये डेंसिटी है, ये डेंसिटी किसकी होगी, उस विस्कस मीडियम की, क्योंकि गोली के गिरने पर माध्यम विस्थापित हो रहा है ना। तो डेंसिटी कितनी ली थी, सिग्मा। ठीक है, और वॉल्यूम यहाँ पर हम v की जगह v डैश से दिखा देते हैं, या फिर v ही लिख लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि v, ये v वॉल्यूम किसका है, जितना विस्थापित द्रव का आयतन था। ठीक है, और आयतन कितना होगा, गोली के आयतन के बराबर। ठीक है, तो सिग्मा v g। अब v क्या है, v है जो आपका गोली है उसका आयतन जितना होगा उतना ही विस्थापित द्रव का भी आयतन रहा होगा। ठीक है, क्योंकि उसने अपने आयतन के बराबर ही द्रव विस्थापित किया होगा। ठीक है, तो सिग्मा वी जी, तो v क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, वो रख दिया हमने यहाँ पर, और सिग्मा के प्लेस पर सिग्मा, जी के प्लेस पर जी, तो ये बन गया 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको जल्दी ये चीजें याद नहीं आती हैं इतना लिखने की जगह, तो आप डायरेक्ट एफ टी बराबर, देखिए वहां पर आपको इतना लिख दिया था आपने 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, तो यहाँ पर सीधे दूसरी इक्वेशन बना देना 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। ठीक है, तो आपका ये काम शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये याद नहीं आता तो उसमें आप स्किप कर सकते हैं अगर टाइम नहीं है तो। ठीक है, ठीक हो गया, ये दूसरी इक्वेशन होगी। और तीसरा कौन सा फोर्स होगा, विस्कस फोर्स, शान बल एफ वी किसके बराबर है, 6 पाई ईटा आर वी के बराबर। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, तीनों चीजें आपको मिल गई, डब्ल्यू, एफ टी और एफ वी, तीनों आपके पास हैं। अब क्या करना है आपको वो कंडीशन लगानी है, एफ टी प्लस एफ वी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू होता है ना। तो अब देखिए एफ टी के प्लेस पर रख देंगे हम ये दूसरी इक्वेशन 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, प्लस एफ वी के प्लेस पर क्या रख देंगे, विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी रख दिया। डब्ल्यू के प्लेस पर क्या रखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, ये वैल्यू पुट अप कर दी। अब देखिए 6 पाई ईटा आर वी को एक ही साइड रखेंगे, बाकी की वैल्यूज उधर ले जाएंगे। तो ये 4/3 पाई आर क्यूब रो जी था, इधर 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी था। ये वैल्यू अगर इसके राइट हैंड साइड में जाएगी तो माइनस में आ जाएगी, तो मैं 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी लिखूंगी। उसमें से 4/3 पाई आर क्यूब को आगे कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, रो माइनस सिग्मा, बाहर से जी। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो स्मॉल v की वैल्यू आपको मिलेगी 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा।
तो ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होगी? यही वेलोसिटी होगी आपकी टर्मिनल वेलोसिटी। अगर एग्जाम में आता है स्टोक के नियम की सहायता से सीमांत वेग की गणना कीजिए, तो आप यहां पर लाके अपना डेरिवेशन को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, v बराबर 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू g अपॉन 9 ईटा। ठीक है, तो यही सीमांत वेग हेतु व्यंजक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। एक बार एग्जाम में ये पूछा गया कि स्टोक के नियम की सहायता से शांता गुणांक हेतु व्यंजक निकालिए, तो आप पूरा डेरिवेशन यहां तक लाएंगे, उसके बाद दिस इंप्लाइज लिखेंगे ईटा। इसी को ये v निकाला है, यहाँ पर v ना निकाल के v को इधर ले आइएगा, ईटा को इधर रख दीजिएगा, तो ये बन जाएगा ईटा इक्वल्स 2r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g अपॉन 9v। तो यहाँ पर आप इसके नीचे लिख देंगे स्टोक के नियम की सहायता से शांता गुणांक हेतु व्यंजक, यानी दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यूजिंग स्टोक्स लॉ। ठीक है, अच्छा एक चीज डिस्कस करनी है यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला निकल के आया, देखिए फिजिक्स में फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस तभी है जब आप उससे कोई कंक्लूजन निकाल सकें। ठीक है, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन दे सकें, उसकी भौतिक व्याख्या कर सकें, तभी वो आपके किसी काम का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले का क्या यूज है। देखिए पहली चीज तो मेरे को ये दिख रही है यहाँ पर, देखिए बाकी चीजें तो आप कांस्टेंट ले सकते हैं। जो गोली है वो किसी स्टील की बनी हुई मान लीजिए, तो स्टील का पदार्थ का घनत्व तो रो फिक्स होगा। आपका जो सिग्मा है, आपका सिग्मा जो है वो भी आपका फिक्स होगा। ठीक है, सिग्मा कोई विस्कस मीडियम लिया है तो उसकी डेंसिटी भी फिक्स होगी। ठीक है, और स्मॉल जी तो आपका एक जगह, पृथ्वी की एक जगह के लिए स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगी, और ईटा भी जो है विस्कस मीडियम का वो फिक्स रहेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, जो आप स्टील की गोली ले रहे हैं वो अलग अलग रेडियस की ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि वस्तु की जो स्फेरिकल बॉल है उसकी रेडियस जितनी ज्यादा होगी, आपकी जो वेलोसिटी होगी यानी जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो भी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि सीमांत वेग किस पर निर्भर करता है? स्फेरिकल बॉल की रेडियस पर निर्भर करता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और देख लीजिए, एक केस इसका देख लीजिए आप, केस फर्स्ट ही मान लीजिए। चलिए केस फर्स्ट यहाँ पर देखिए, अगर इफ आपका ये जो रो है इज लेस देन सिग्मा, यानी रो इज लेस देन सिग्मा, ये लेस देन का साइन है, जहां को मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। सिग्मा अगर बड़ा है और रो आपका छोटा है, तो तब सोचिए आप क्या होगा। ये अगर रो आपका 8 है और सिग्मा आपका 10 है, तो 8 माइनस 10 कितना आएगा? -2 आएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये वैल्यू v की वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी। यानी उस समय आपको जो टर्मिनल वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है, यानी उस समय जो आपको ये सीमांत वेग मिलेगा, ठीक है, ये जो सीमांत वेग मिलेगा वो उसकी वैल्यू कैसी मिलेगी आपको? नेगेटिव। अब सीमांत वेग वेलोसिटी नेगेटिव होने का क्या मतलब हुआ? देखिए इसका मतलब है कि तब वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। सीमांत वेग यानी कि उसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी? ऊपर की ओर को। पहले वाले केस में देखिए, अगर रो पॉजिटिव होता, रो अगर 10 होता और ये 8 होता, तब v की वैल्यू पॉजिटिव होती, यानी गोली नीचे को जा रही है तो सीमांत वेग पॉजिटिव है। वो आपका आप वो सीधे सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं उसको क्लियरली। ठीक है, लेकिन अगर रो किसी केस में आपका सिग्मा से कम हो गया, तो उस समय क्या होगा? उस स्फेरिकल बॉल का सीमांत वेग है वो जो है नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जो आपकी सोडा बॉटल्स होती हैं, सोडा वाटर की बॉटल्स होती हैं, या कोको कोला या पेप्सी, कोई भी बॉटल आप देखिए, उसमें जब आप उसके ढक्कन को ओपन करते हैं तो आप क्या देखते हैं? उसमें से बबल्स अचानक से ऊपर की ओर को आते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो बबल्स बने हैं, उसमें गैस बबल्स बने हैं, उन बबल्स की डेंसिटी जो रो है वो उस मीडियम की डेंसिटी सिग्मा से कम है जिसमें वो रहते हैं। ठीक है, यानी जो सोडा वाटर का जो मीडियम है, विस्कस मीडियम है, उसकी डेंसिटी सिग्मा जो है उन एयर बबल्स की डेंसिटी से, उन गैस के बुलबुलों की डेंसिटी से क्या होती है? ज्यादा होती है। यानी उन गैस के बुलबुलों की डेंसिटी उस विस्कस मीडियम की डेंसिटी से कम होती है। इस केस में टर्मिनल वेलोसिटी जो मिलती है वो आपको नेगेटिव मिलती है, और यही कारण है कि वेलोसिटी उनकी नीचे की, यानी वो नीचे की ओर को जाने के बजाय
ऊपर की ओर को आते हैं। ठीक है, तो सीमांत वेग को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका स्टोक्स लॉ देखा है उसमें मिलिकन के प्रयोग की सहायता से जो ऑयल ड्रॉप मेथड द्वारा जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्ञात करने में आपको सहायता मिली थी, वो इसका एक दूसरा यूज है। और बादलों का तैरना, इसके अलावा पैराशूट से नीचे उतरना, इन सभी में आपको स्टोक का फिनोमेना देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपको इसमें कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, वो आपके एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या आया है यहाँ पर। क्वेश्चन है, एक 2 मिलीमीटर त्रिज्या का एक गोला शांत द्रव में डाला जाता है, गोले के सीमांत वेग की गणना कीजिए। यानी इफ स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर इज डिप्ड इन विस्कस लिक्विड, फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल। ठीक है, और आपको क्या क्या चीजें दी हैं, आपको गोली का घनत्व दिया है, यानी डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल दे रखी है 8 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द्रव का घनत्व दिया है, यानी जिस विस्कस मीडियम में उसे डाला जा रहा है उसकी डेंसिटी दी जा रही है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और उस विस्कस मीडियम का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा ये दिया जा रहा है 1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, और जी की वैल्यू ये कह रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको क्या निकालना है, इसमें गोले का सीमांत वेग। ठीक है, गोले के सीमांत वेग की गणना करनी है, यानी टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है स्फेरिकल बॉल की। ठीक है, तो सीधे सीधे आपको एक फॉर्मूला पता है, स्टोक के नियम की सहायता से आपने एक फॉर्मूला निकाला था अभी, जस्ट अभी। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ये लिख दिया स्टोक के नियम से। इसका मतलब स्टोक का नियम यह नहीं है, स्टोक का नियम तो कौन सा था, Fv = 6π/ρv था। उस नियम की सहायता से आपने एक फॉर्मूला निकाला था सीमांत वेग के लिए, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। वो फॉर्मूला है आपका v = 2/9 r² ρ - सिग्मा × g/η। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लेंगे, क्योंकि आपको सीमांत वेग चाहिए। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी। अब देखिए इसमें कौन कौन सी चीजें पता है आपको, ये स्मॉल r है, रेडियस आपको दे रखी 2 मिलीमीटर। ठीक हो गया, 2 मिलीमीटर लिखा है। तो देखिए कभी भी आप कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो भी क्वांटिटीज आपको दी गई हैं उनको सबसे पहले MKS सिस्टम में बदलिए। ठीक है, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम में होना चाहिए। ये मिलीमीटर है तो इसको किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में। तो 2 मिलीमीटर इक्वल्स क्या लिख सकते हैं आप, 2 मिलीमीटर इक्वल्स लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ मीटर, क्योंकि आपका एक जो मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर बराबर होता है आपका 10⁻³ मीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर इक्वल्स 10⁻³ मीटर। तो 2 मिलीमीटर की जगह पर क्या रखेंगे, 2 × 10⁻³ मीटर। ठीक हो गया। अब रो क्या है, रो होती है आपकी डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल, यानी गोली का घनत्व दे रखा है वो आपको 8 × 10⁻³ वो रख लेंगे। ठीक है, फिर सिग्मा क्या है, सिग्मा होता है उस विस्कस मीडियम की डेंसिटी जिसमें बॉल डाली जा रही है, यानी शान माध्यम का घनत्व। वो कितना दिया है, द्रव का घनत्व 1 × 10⁻³। ठीक है, वो भी रख लेंगे। अब ईटा कितना दिया है आपको, वो दिया गया है 1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, और स्मॉल जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, या यहाँ पर मैंने सब पुटअप कर दी हैं। 2/9, 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आप इसको घटाएंगे 8 × 10⁻³ माइनस 1 × 10⁻³। तो 10⁻³ दोनों में से कॉमन आ जाएगा, बाहर लिख दिया, और ब्रैकेट के अंदर 8 - 1 बाहर से × 10/1। ठीक है, तो देखिए ये कितना आ जाता है, v इक्वल्स आ जाएगा 2/9 × 4 × 10⁻⁶ इंटू वहां पर आ गया था 7 × 10⁴। इसे आप जरा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 6.22 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। अब 10⁻² मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, यानी 10⁻² सेंटीमीटर। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना आ जाएगा, 10⁻² मीटर। तो इस 10⁻² मीटर को मैं लिख सकती हूँ सेंटीमीटर। तो 6.22 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आशा है आपको स्टोक का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा, और साथ ही स्टोक के नियम की सहायता से सीमांत वेग कैसे निकालते हैं और
शांता गुणांक की गणना कैसे करते हैं ये भी आपको आ गया होगा। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। आपको अगर सिंपल फॉर्मूला पता है और आपको ये पता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, जैसे सारी चीजों को एक ही MKS सिस्टम में लिखना होता है, फॉर्मूला सही लिखना होता है, लास्ट में जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसमें यूनिट जरूर लिखनी होती है। ये सावधानियां अगर रखेंगे तो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से हल हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम आपके नजदीक आ गए हैं। आपके 20 मार्च के बाद से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे और लगभग मार्च के लास्ट वीक से आपके थ्योरी के एग्जाम होने की डेट आ चुकी है, संभावना है और डेट आ चुकी है। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए और आप किसी और टॉपिक पर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।